हेलो गाइस, आज हम सेकंड एपिसोड में बात करने वाले हैं इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स के बारे में। तो पहले एक बार आर्बिट्रेशन समझ लेते हैं। आर्बिट्रेशन एक मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन द इंटरनेशनल एंटाइटीज। व्हाट डू इट मीन हेयर, मतलब कि जैसे अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में जब डिस्प्यूट हो, बट जब यही डिस्प्यूट बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाए और एक देश का दूसरे देश में किसी दूसरे देश के साथ ही, स्टेट के साथ ही, या फिर उनके इंडिविजुअल्स के साथ या उनकी कंपनीज के साथ जब डिस्प्यूट होते हैं इनके आपस में ड्यूरिंग द ट्रेड, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। अगर हम कोर्ट में चले जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है। और जो बिजनेस या कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन है वो इतना वेट नहीं कर सकती, और कई बार कोर्ट में जाने के बाद जो उनके रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टीज वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बेटर तरीका होता है आर्बिट्रेशन, जिसमें जो दोनों पार्टीज हैं उनका इंटरेस्ट देखते हुए जो आर्बिट्रेटर है वो फैसले लेता है कि दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, और अगर हो तो भी दैट इज रीजनेबल काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर्बिट्रेशन एक प्रोसीजर होता है जिसमें डिस्प्यूट सबमिट किया जाता है बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की सहमति से, टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स हु मेक अ बाइंडिंग डिसीजन। बेशक ये कोर्ट ना हो, बट इनका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा डिस्प्यूट पे। और जब आर्बिट्रेशन चूज करे जो पार्टीज हैं वो प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन चूज करते कोर्ट जाने की बजाय। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, इट इज कंसेंशुअल, मतलब दोनों पार्टीज की कंसेंट होती है तभी होती है। जो पार्टीज हैं वो चूज करते हैं आर्बिट्रेटर्स को। जनरली 3 इज कंसिडर्ड एज आइडियल, बट इसके कम ज्यादा हो सकते हैं, सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, मतलब सिर्फ एक। उसके बाद जो आर्बिट्रेटर है वो न्यूट्रल होता है, कि दोनों पार्टीज से इम्पार्शियल होता है, किसी एक की मेल नहीं लेता, ठीक है। एंड इट इज इन कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर। अगर हम कोर्ट की बात जाएं तो जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो बेसिकली पब्लिक हो जाते हैं, सभी लोगों को पता चल जाता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। तो बिजनेस पे इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिवील नहीं किया जाता, बेसिकली सीक्रेट ही रह जाती हैं चीज़ें और सॉल्व भी हो जाती है। सो इट इज़ बेटर फॉर द रेपुटेशन ऑफ द बोथ एंटाइटीज, एंड ऑब्वियसली इट इज़ फाइनल एंड ईजी टू इन्फोर्स। उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। अच्छा, अब हमारे बेनिफिट्स क्या आर्बिट्रेशन के? जो मैंने बताया, सर्विस ऑफ प्रोसेस है कि एक सम्मान लेके जाएगा, लीगल प्रेजेंटेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रैक्टिस फॉरेन कोर्ट में, लिटिगेशन करनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेजेस में, इन साइड प्रॉब्लम्स को साइड कर देता है। और दूसरा, जो बिजनेस पर्सन है उनको चाहिए होता है एक इंसान जिसके पास एक्सपर्टीज हो उस फील्ड की, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर इज द परफेक्ट चॉइस, कि वो अपना ऐसा आर्बिट्रेटर चूज करके जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, तो वो अच्छे से उस चीज को समझ सकता है। हमारे जज जनरली तो बहुत सारी चीजों में क्वालिफाइड होते हैं, बट एक्सपर्टीज उनको कई बार नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसके थ्रू। जो इससे क्या होता है, हमारा रीजनेबल, कॉन्फिडेंशियल और प्रॉम्प्ट सेटलमेंट हो जाता है, कि मतलब जल्दी से जल्दी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी न्यूयॉर्क कन्वेंशन। देखो समस्या क्या है, हमारे आर्बिट्रेशन के इतने सारे फायदे कैसे ऐसे, बट अगर जो अवॉर्ड, जो भी डिसीजन आर्बिट्रेशन देता है उसको बोलते हैं अवॉर्ड, अगर वो इन्फोर्स ही नहीं होगा तो फायदा क्या? हम एक पेज को लेकर घूमते रहे कि हाँ इस कोर्ट ने बोल दिया, तो मतलब इस कोर्ट, सॉरी, इस ट्रिब्यूनल ने बोल दिया, हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं आर्बिट्रेशन के, जो पैनल होता है काइंड ऑफ, उसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो हम उस पेज को लेकर घूमते रहेंगे, उसको कोई फायदा नहीं है। तो वी नीड इन्फोर्समेंट ऑफ दीज अवार्ड्स। उसी के लिए द न्यूयॉर्क कन्वेंशन आया था। पहले क्या करते थे, यही समस्या बहुत ज्यादा हो रखी थी कि एडवर्टाइजेशन कर भी लिया, इन्फोर्समेंट हो ही नहीं पा रहा। फायदा क्या हुआ, दोनों पार्टीज का टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन हुई 10 जून 1958 को, इसको अडोप्ट किया गया था, ठीक है। न्यूयॉर्क में हुआ था तो इसका नाम इसलिए, वरना द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स इसका पूरा नाम है। बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद ये निकला था। इससे क्या हुआ, एक डिपेंडेबल सिस्टम ऑफ लॉज हो गया, कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं सिस्टम पे। ये उस टाइम की फोटो भी कोई देखना चाहे तो। इसका पर्पस था टू सिक्योर अ मल्टीलेटरल ट्रीटी प्रोवाइडिंग बिजनेस पर्सन विद अ यूनिफाइड, एफिशिएंट एंड ट्रस्टवर्थी मेथड, ensuring that the manner they have chosen to resolve their transnational disputes will be effective। जो जो तरीका उन्होंने चूज कर लिया वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, कि जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेट्स आगे बढ़ते हैं।
इस कन्वेंशन से डायरेक्ट इन्फोर्समेंट हो गई थी। और जो कोर्ट है वो हावेवर एक बार देखते हैं कि कुछ बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी दे रखा है या फिर नेचुरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में तो नहीं है, बट वो मेरिट्स पे नहीं जाते और सीधा सीधा जो स्टेट है जहाँ पे जजमेंट क्रेडिटर है वहाँ पे इन्फोर्स कर देते हैं। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आर्बिट्रल अवॉर्ड्स की इन्फोर्समेंट। देखो, इन्फोर्समेंट रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस जिसके थ्रू एक सक्सेसफुल पार्टी जुडिशियल रिकॉग्निशन लेती है एक आर्बिट्रल अवार्ड का और कंपेल कर देती है जो हारने वाली पार्टी है, लूजिंग पार्टी है, कि उससे कंप्लाई करे। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, बी को अब लायबल है वो 1,000 करोड़ रुपए ए को देने के लिए, तो इन्फोर्समेंट क्या होगा कि ए उसमें जो सक्सेसफुल था उसका जो क्लेम है वो रिकॉग्नाइज कर लिया जाए जुडिशियली, मतलब कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। और जो दूसरी पार्टी है वो कंपेल हो जाएगी, उसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि वो उसको पे करे 1,000 करोड़ रुपीज। आर्बिट्रल अवार्ड आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया होता है उसे हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव थे रिकॉग्निशन हो जाए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, क्या फायदा अगर वो होंगे ही नहीं तो, इन्फोर्समेंट ही नहीं होगी तो। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स आ जाएं इस कन्वेंशन के थ्रू, की अलग अलग कंट्रीज के नेशनल और डोमेस्टिक लॉज आपस में कंफ्लिक्ट ना करें। रिड्यूस जुडिशियल इन्फ्लुएंस, जो कोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बीच में ना आए, अपने पैर ना अड़ाएं ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन, ये पर्पस थे। अब प्रोसीजर क्या आता है इन्फोर्समेंट का। फर्स्ट, अवार्ड रेंडर करेगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसके बाद वॉलंटरी कंप्लायंस हो जाएगा तो फिर हमें जरूरत ही नहीं, बट अगर नहीं होता है तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कंट्री की, उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करेंगे कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा। अभी हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अगर किसी को ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। फर्स्ट, अवार्ड करा, हमें पता चल गया, मतलब डिसीजन दे दिया कि किसी पार्टी की राइट लाइबिलिटी पता चल गई, डैमेजेस पता चल गई, कॉस्ट या इंटरेस्ट जो भी आए वो पता चल गया। हमारे पास सबसे पहले एक चीज आ गई कि हाँ ये पेज है और हमारे ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस फैसला हो चुका है। उसके बाद वॉलंटरी कंप्लायंस, अगर दूसरी पार्टी बहुत अच्छी है और चुपचाप ओबे कर लेते तो दी बेस्ट है। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम जाके कहीं उसको इन्फोर्समेंट कराए। 1,000 करोड़ रुपए थे, उन्होंने हमें सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, कोई समस्या नहीं है। हो नहीं सकते वैसे शायद, या पता नहीं होती भी हो तो सॉरी। आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, जो सक्सेसफुल पार्टी है उसको बोलते हैं अवार्ड क्रेडिटर। अवार्ड क्रेडिटर जो उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो लूजिंग पार्टी है उनके एसेट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्बिट्रेशन कंडक्ट हुआ सिंगापुर में, रिस्पोंडेंट के एसेट्स से इंडिया में लोकेटेड, तो अब उसे इंडिया में आना पड़ेगा इन्फोर्समेंट के लिए। स्विट्जरलैंड में या सिंगापुर में तो उनके पास कुछ है ही नहीं, राइट। अब जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अब इंडिया की कोर्ट में ही आना पड़ेगा उनको कि वो आए और यहाँ पे आके बताएं कि ऐसे ऐसे इनकी प्रॉपर्टी पे हमारा क्लेम बनता है, अगर ही इज नॉट पेइंग द डैमेजेस या वट एवर द आर्बिट्रल अवार्ड स्टेटिंग। उसके बाद सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट तो या फिर या तो ओरिजिनल आर्बिट्रल अवार्ड हो या उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, राइट, BSc में हमने पढ़ा है। उसके बाद ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो या उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो, या फिर और उसके साथ एंड, देखो इन दोनों के बीच में और यहाँ पर एंड सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, अगर दोनों जो कोर्ट्स की जो लैंग्वेज है वो अलग है तो उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद बर्डन शिफ्ट टू द अपोजिंग पार्टी, अगर एक पार्टी है वो कह रही है कि मेरा एक क्लेम बनता है, दूसरी पार्टी उसको मना कर रही है, तो फर्स्ट जब उसने दिखा दिया आर्बिट्रल अवार्ड कि देखो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरा क्लेम बनता है, तो दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा क्लेम नहीं है। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जो आर्टिकल 5(1) में दे रखे हैं ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन, और इस न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बेसिस पर ही बहुत सारे डोमेस्टिक कंट्रीज अपना आर्बिट्रेशन का लॉ फ्रेम करती हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इनकैपेसिटी हो गया पार्टीज की, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर ही नहीं सकती थी। इनवैलिडिटी होगी एप्लीकेबल लॉ में, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया था अपॉइंटमेंट का आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते टाइम, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जब शुरू हुई उसका नोटिस नहीं दिया गया था, कोई पार्टी वो अपना केस प्रेजेंट ही नहीं कर पाई, एक्स पार्टी हो गया या फिर उसको मौका नहीं मिला, और वो मैटर्स जो सबमिशन तो कर दिया हमने बट वो पूरा हमारा डील नहीं हुआ, या फिर बियॉन्ड द स्कोप डील कर दिया गया, ठीक है।
नॉन सेवरेबिलिटी होगी, मतलब नॉन सेवरेबिलिटी क्या होता है कि दो चीजें इतनी ज्यादा आपस में कनेक्ट है कि उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर कंपोजिशन हो गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, कि जो कुछ मेंबर्स है जो एलिजिबल नहीं थे या जो इम्पार्शियल थे, इस तरह की चीजें थी कि वो कंपोजिशन ही ठीक नहीं था, जजेस ही बेसिकली काइंड ऑफ हमारे ठीक नहीं थे। एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या फिर लॉ ऑफ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीमेंट में जो लॉ स्पेसिफाई कर रखा है उसमें जो प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं करते, या फिर ये नहीं स्पेसिफाई कर रखा और हमने सीट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू गवर्न करा वो भी फॉलो नहीं कर रखा, या फिर अवार्ड अभी बाइंडिंग ही नहीं है पार्टीज के बीच में, कुछ टाइम सेट है और उससे पहले हम इन्फोर्समेंट करा रहे हैं, या फिर अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, या फिर उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड बेसिकली रोक देना होता है, सेट असाइड मतलब रिमूव, काइंड ऑफ डिसमिस, ठीक है। उसके बाद कोर्ट एग्जामिन्स ओनली लिमिटेड इश्यूज, जैसे सेक्शन 13 है हमारा सीपीसी में, वो बताता है फॉरेन जजमेंट्स के रिकॉग्निशन के बारे में बताता है। तो उसमें क्या बातें होती हैं कि जुरिस्डिक्शन था, नेचुरल जस्टिस था, कोई फ्रॉड तो कमिट नहीं हुआ था, इस तरह की चीजें आती हैं। तो कोर्ट ऐसा कुछ एग्जामिन नहीं करती कि आर्बिट्रेटर के पास कोई और वो डिसीजन मेक कर सकता था, या फिर जो डैमेज अवार्ड करते भाई बहुत ज्यादा कर दी यार, उनको दया आ जाए, या फिर करेक्ट डिसीजन करा या नहीं करा, मतलब पर्सनल अपने ओपिनियंस या फिर उस ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस नहीं जा सकते, बट वैलिडिटी थी या नहीं, प्रोसीजरल फेयरनेस थी या नहीं, स्कोप था या नहीं था, पब्लिक पॉलिसी को कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसे हम बोलते हैं मिनिमल जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशियल इंटरवेंशन मीन्स वेयर द कोर्ट इज इंटरवीनिंग इन द मैटर, और वो कम से कम हो, ओनली ऑन द, एक तरीके से सुपरफिशियली देखते हैं कि हाँ ये ठीक है चीजें, देन इट्स फाइन। उसका रिकॉग्निशन अवार्ड, जब कोर्ट ने सारी चीजें देख ली कि हाँ ये सब तो ठीक है, तो क्या करेगी, उस अवार्ड को रिकॉग्नाइज कर देगी। रिकॉग्नाइज के बाद करेंगे हम उसकी इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट के लिए जैसे हम नॉर्मल डोमेस्टिक कोर्ट में हमारी इन्फोर्समेंट होती है, उसी तरीके से फिर चीजें हो जाएंगी, जैसे डिक्री या जजमेंट जो भी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटैचमेंट हो जाएगी प्रॉपर्टी की, कोई एसेट होगा उसको बेच देंगे, और किसी तरीके से मनी रिकवर कर लेंगे, गार्निशी ऑर्डर दे देंगे। गार्निशी ऑर्डर हमने सीपीसी में डील किया है। इसमें ये होता है कि जैसे कोई बैंक है, बैंक में पैसे हैं किसी अकाउंट के, मतलब किसी अकाउंट होल्डर के, तो कोर्ट उसका गार्निशी ऑर्डर कर देता है कि इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ों को हम गार्निशी ऑर्डर में करते हैं, बाकी सीपीसी में डील करेंगे, ठीक है। या फिर जो भी और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लो, तो जो भी डोमेस्टिक लॉ में अवेलेबल हो। उसके बाद एग्जीक्यूशन अगेंस्ट एसेट्स, जैसे हमने बताया, इनको अटैच कर सकती है, इनको सेल कर सकती है, और फिर हमारे बेसिकली पैसे रिकवर हो ही जाएंगे। हालांकि अगर किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं हो तो उसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकती, एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता। सो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।